नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। क्या उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और ये हम नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं के बयानों और उनके कार्यक्रमों से पता चलता है। बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे की नाराजगी हो या फिर पूर्व विधायक सुरेश राठौर के कारनामे हो, इससे स्पष्ट है कि बीजेपी में चुनाव आते आते बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड बीजेपी अपने आप को अनुशासन वाली पार्टी कहती है, लेकिन पार्टी में अनुशासन पार्टी के वरिष्ठ नेता ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत हो या फिर गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे, इन नेताओं के द्वारा दिए गए बयान पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गया है। कभी यही हाल पार्टी के वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल और मुन्ना सिंह चौहान के बयानों से भी होता था, लेकिन अब पार्टी इन सब चीजों से बाहर आकर डैमेज कंट्रोल में जुटी है और पार्टी के नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने में लग चुकी है। पार्टी इसलिए भी अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहती है कि गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे पर अवैध कब्जे को लेकर जो प्रशासन ने कार्यवाही की है, उससे विधायक आहत नजर आए हैं और उनके द्वारा अपने ही सरकार पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। विधायक की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी के भीतर ऐसे सियासी समीकरण बनने लगे हैं जिससे पार्टी हाईकमान तक सख्ते में आ गया है। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और हरिद्वार के ही सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक मदन कौशिक के साथ अरविंद पांडे को मनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया। हाईकमान ने दस्तक दी और यह कार्यक्रम रुक गया, लेकिन बीजेपी विधायक ने गदरपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान ऐसी बात कह डाली जो पार्टी में सब कुछ ठीक ना होने की पुष्टि करती है। वहीं बीजेपी में जो भी कुछ चल रहा है वह पार्टी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन पार्टी के नेता अभी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। अगर हमारे शीर्ष नेता उनसे मिलने जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से कोई अपना कार्यकर्ता है उसमें मिलना जुलना ये लगा रहता है। पहले भी मिलते थे, कल भी मिलने का प्रयास हुआ और आगे भी मिलते जुलते रहेंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जहां तक उनके समर्थकों की बात है कि स्वाभाविक रूप से किसी भी नेता के, क्योंकि वो एक लंबे समय से राजनीति में है और उनका एक अपना अच्छा जनाधार है, इसके कारण से वो निरंतर वहां से विजयश्री प्राप्त करते आते हैं, तो इसके कारण से कहीं न कहीं उनके समर्थकों को कुछ ऐसा लगा होगा, तो समर्थक उनके आवास पर वहां पर गए थे। और हमारे नेताओं का मिलने से वो कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई अर्थ नहीं निकाला जाए कि जिससे कि हमारी पार्टी में किसी प्रकार के मतभेद है। हमारी पार्टी सब एकजुट है, एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ता हैं। अनुशासन हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है और मैं समझते हैं कि जैसा जैसा निर्देश पार्टी का सभी कार्यकर्ताओं को होता है उसी के अनुरूप सब लोग काम करते हैं। अभी हमारा लक्ष्य है कि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उस चुनाव को हम कैसे जीता जाए, कैसे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगा जाए, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज की हमने सुना कि एक हेलीकॉप्टर कुछ लोगों को लेकर पांडे साहब की चाय पीने जाने वाला था और पांडे साहब सरकार की दृष्टि में उन्हें नोटिस गया है कि उन्होंने जमीन कब्जाने का उन पर आरोप लगा है। सरकार ने ही आरोप लगाया है, नोटिस भेजा है। तो बीजेपी में जो अलग अलग खिचड़ियां पक रही हैं, उसके बाद वो लोग नहीं गए, कहाँ से मैनेज हुआ, क्या हुआ। तो बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर की जो तमाम खिचड़ियां पक रही हैं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या प्रदेश के सत्ता दल के माननीय विधायक इन्हीं सब कामों में लगे हुए हैं, प्रदेश की सरकार इन्हीं कामों में लगी हुई है और सब पूरी सरकार की ताकत अगर इन्हीं कामों में और यही सब कामों के मैनेजमेंट में लगी है तो प्रदेश की जनता का हित आखिर होगा कैसे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बदोनी जी, कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी और वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज कोहली जी, आपके पास से आना चाहूंगा क्योंकि अभी कुछ समय से जो बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहा है, विधायकों की अलग बयानबाजी चल रही है और जो कुछ मुद्दे हैं वो अलग से उठकर सामने आने लगे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि क्या ये बीजेपी के अंदर कुछ अंतर्कलह चलने से लगी हुई है और 2027 में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इन चीजों का?
पुष्पेंद्र जी, जो भी चल रहा है वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। हाँ। वजह यह है कि ये बीजेपी के लिए बड़ा क्रूशल और बड़ा अहम समय है, जब बीजेपी को 2027 के लिए रणनीति बनानी है विपक्षियों से जूझने के लिए। ऐसे समय पर बीजेपी को भीतर से ही अपने ही लोग, जो विपक्ष को चुनौती मिलनी चाहिए थी, वो अपने लोग ही बीजेपी को, सरकार को और संगठन को, दोनों को चुनौती देने में लगे हुए हैं। अमूमन हमने देखा कि आवेश में, आक्रोश में भाजपा के छोटे कार्यकर्ता या और तरह के कार्यकर्ता कभी बहुत सारी चीजें पार्टी गाइड लाइन से बाहर जाके लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। लेकिन ये मैंने भी बहुत लंबे अंतराल के बाद देखा कि बीजेपी की नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले देश के गृह मंत्री, जिनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है, वो हमारे प्रदेश में हो, 2 दिन के दौरे पर हो। हाँ। और उसी दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरिद्वार से सांसद हैं, दूसरे बीजेपी के नेशनल मीडिया के चीफ और पौड़ी से सांसद हैं, तीसरे भी बड़े अहम पद पे रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वर्तमान में हरिद्वार से विधायक हैं। सारे लीडर उस बीजेपी विधायक को मिलने के लिए कार्यक्रम तय करते हैं जो खुलेआम अपनी सरकार को चुनौती दे रहा, अपने मुख्यमंत्री पर अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से कटाक्ष किया उन्होंने। जब सुखवंत सिंह खुदकुशी वाला जो प्रकरण हुआ उनके घर से जो लाइव करा उन्होंने, सबने उस वीडियो को देखा कि उन्होंने किस लिहाजे से अपनी सरकार पर तंज कसे, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री पर तंज कसे, पुलिस पर तंज कसे। एक शिकायत करने का, एक गिला करने का, ये वही बीजेपी है ना जो कहती है कि हमारी देश में जो हमारा संगठन है विश्व में, वो सबसे ज्यादा अनुशासित संगठन है और जिस किसी को भी कुछ कहना है, ये ताकीद है कि वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आके कहेगा बात। और उसके बाद एक पार्टी का सीनियर लीडर, कई बार के विधायक है, अरविंद पांडे, सरकार में मंत्री रहे हैं, वो इस तरह की सरकार को चुनौती देते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं। फिर उसके बाद ये सीनियर लीडरशिप जो है, ये मिलने के लिए, जाने के लिए कार्यक्रम तय करती है, वो भी उस दौरान जब गृह मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बिल्कुल। मतलब मैंने ऐसी हिमाकत और इस तरह की चीजें जो है बहुत लंबे अंतराल के बाद बीजेपी में देखी हैं कि किसी ने इस बात का, इस तरह का साहस किया हो कि मतलब उनको ये भी नहीं था कि गृह मंत्री अभी उत्तराखंड में ही है और ये लोग दौरा कर रहे हैं, अरविंद पांडे को मिलने के लिए जा रहे हैं जो सरकार को चुनौती दे रहा है। तीसरी बात, कार्यक्रम रद्द होने के बाद, सेंट्रल लीडरशिप के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह ये कार्यक्रम रद्द हुआ। उसके बाद मीडिया के लोगों ने अरविंद पांडे जी से पूछा, वो आप देखिएगा भाई, वो भाई इतना बड़ा जलसा आपने सजाया, आपके कार्यकर्ता आ गए, हजारों कार्यकर्ता आपके इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन सीनियर लीडरशिप का अचानक कैसे कार्यक्रम रद्द हो गया? तो उनका ये कहना है कि मैंने ही रात को 11, साढ़े 11 बजे रिक्वेस्ट करके टेलीफोनिक उनको ना आने के लिए बोला। वो डिफेंड करते हैं उन लीडर्स को और साथ ही ये भी कहते हैं कि मुझे ऋतुभूषण खंडूरी जी की भी कॉल आई थी, विजय बहुगुणा जी की भी कॉल आई थी, सौरभ बहुगुणा जी की भी कॉल आई थी, तमाम विधायकों ने मेरे यहाँ आने के लिए कहा, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया और अब फिलहाल मैंने कार्यक्रम को में आने के लिए उनको रोका है, लेकिन आगे की बात आगे देखी जाएगी। मतलब ये तेवर जो है मैंने बहुत लंबे अंतराल के बाद देखे। बिल्कुल। तेवरों को सही बात है, मतलब सीनियर लीडरशिप किस तरीके से मतलब सपोर्ट कर रही है, तो ये सब चीजें दुनिया देख रही है। बिल्कुल ठीक बात की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रभा जी, क्या वाकई पार्टी के अंदर कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं, जो पार्टी के नेता हैं वो पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने से लगे हुए हैं? गृह मंत्री जी का दौरा होता है और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो अरविंद पांडे से मुलाकात करने का जो प्लान है वो तैयार करते हैं। प्रभा जी सुन पा रही हैं आप? अब आप रिपीट कर दीजिए। नहीं, अभी मुझे आवाज आई है। हाँ, मेरा सवाल यही है कि क्या आपकी पार्टी के भीतर कुछ ना कुछ अंतर्कलह की स्थिति बनी हुई है और खुद आपके विधायकों से ही ये सब कुछ पता चलता है, उनके कार्यक्रमों से पता चलता है कि कुछ तो पकड़ा है बीजेपी के अंदर? नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं इस बात को बिल्कुल गलत कहूंगी कि पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है। अगर पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है तो देखिए भाजपा का मिशन, मैं कहूंगी 2027 जरूर चल रहा है कि किस प्रकार हम जो चुनाव हमारे आने वाले हैं उसको लेके जो हमारा संगठन है उसको हम किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार इस दिशा की
प्रभा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। गरिमा दसोनी जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक तो ये विवाद चल ही रहे थे। अभी ताजा विवाद ये भी सामने आया है कि पार्टी कार्यालय के जो पोस्टर हैं वहां से जो सह प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उनके फोटो भी हटा दिए गए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं भौकाहट नजर आ रही है। और ये बात मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि उत्तराखंड भाजपा की, क्या पूरी देश में भाजपा के शायद बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है या उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर हम राष्ट्रीय फलक पर देखें या हमारे पड़ोसी राज्य में देखें क्या हो रहा है, तो प्रयागराज में आपको पता ही है क्या हो रहा है। जिस हिंदुत्व को लेकर इन लोगों ने अपने आप को झंडा बरदार बताया था, अपने आप को चौकीदार बताया था जिस धर्म का, उसी धर्म के गुरुओं के साथ किस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, तो वो भी बैकफायर कर रहा है वहां तानाशाही। उत्तराखंड की बात करूं तो एक नहीं कई ऐसे प्रकरण हैं। देखिए, उर्मिला सनावर के वीडियो से लगभग 20 या 21 दिसंबर को उसका पहला वीडियो आया था, फेसबुक लाइव आया था, जिसमें उसने ऑडियोज अपने वायरल करने शुरू किए और एक एक करके सारे नेताओं को एक्सपोज करना शुरू किया। और ये सिर्फ टव्वल या अंतरकलह, अंतर्द्वंद आपको नया लग रहा होगा, हमारे लिए पिछले 4 सालों का है। हमको क्लियर कट पता था कि यहाँ पर बहुत सारी गुटबाजी, और कई बार तो मैंने आपके चैनल पर कहा कि रावण के तो 10 ही सर थे, यहाँ भाजपा के 10 से कहीं ज्यादा सर हैं। यहाँ अजय भट्ट का अलग गुट है, यहाँ बंशीधर भगत का अलग है, यहाँ मदन कौशिक का अलग है। तो यहाँ जितने, मतलब आप सोच लीजिए 7-8 जितने इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, सबका अपना अपना गुट है। और मुख्यमंत्रियों के अलावा जितने प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो वो भी एक पावर सेंटर रहे। तो कहीं ना कहीं लेकिन साफ तौर पर अनिल बलूनी और धामी गुट में कोई अंतर मुझे लगता है नहीं रह गया था, या बच्चे को पता था कि चल क्या रहा है उत्तराखंड के अंदर, कौन किस खेमे में खड़ा है। यहाँ तक कि यहाँ नेता छोड़िए, यहाँ तो पत्रकार भी बढ़ गए हैं। पत्रकारों का भी हमको क्लियर कट पता है कि कौन सा पत्रकार धामी खेमे का है और कौन सा पत्रकार जो है वो बलूनी खेमे का है। अब बुरे दिन की शुरुआत में इसलिए कह रही हूँ कि उर्मिला सनावर ने तो इनकी कष्ट परेशानी, दुष्यंत गौतम के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे वो आपने देखे, रेणु बिष्ट पर जो गंभीर आरोप लगे वो आपने देखे, भाजपा की जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ पर क्या लगे वो आपने देखे। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बंशीधर भगत जिस पार्षद के लिए धरना दे देते हैं थाने में और उसका बैकबोन बनते हैं, उस पार्षद ने अपने बेटे के दोस्त को दिन दहाड़े गोली मार दी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तो उससे पहले अगर मंडल अध्यक्षों की बात करूं तो मंडल अध्यक्षों ने नाबालिगों के संग दुराचार किया हुआ है। चंपावत का, सल्ट का, लाल कुआं दुग्ध संघ का, बहादुराबाद हरिद्वार का ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य सैनी, इनका संतोष कुमार गंगवार, ये शिव कुमार गंगवार पार्षद है वार्ड नंबर 6 का, रुद्रपुर का, मतलब अनगिनत दुष्कर्म के भी मामले हैं। केवल जो गंभीर आरोप लग रहे हैं वो नहीं, मुकदमे FIR हो रखी है। ठीक है गरिमा जी, समझ में नहीं आ रहा है कि हम जाएं क्या। और मैं तो इन महिला नेत्रियों को देखकर हतप्रभ हूँ एंकर महोदय कि महिला नेत्रियां किस मुंह से, जिनके खुद के घर में बहन बेटियां हैं, वो अपने दुराचारी, अपने दुष्कर्मी नेताओं को डिफेंड करने बैठ जाती हैं। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। लगता है ठीक है गरिमा जी, ठीक है, इनकी या इन लोगों ने जमीन दिखाया है या इनका अफसर इनका लालच कर। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रभा जी जवाब दीजिए। उसमें तो सुरेश राठौर ने बकायदा एक वीडियो जारी की, और मुझे लगता है जो यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है गरिमा दौसानी जी का नाम उन्होंने लिया था, तो उस पर ये क्या कहना चाहेंगे? कितनी शर्मनाक बात है कि अगर ये बीजेपी के खेमे में होने की बात कह रही हैं और इतनी उस मामले में इनका नाम आया है। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि जो गरिमा दौसानी जी है उनका अंदर खाने कहीं बात चल रही थी उर्मिला राठौर जी से, और वो कह रही थी कि अब हमारी प्रभारी शैलजा जी उत्तराखंड में आने वाली है 8 तारीख को और मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगी। तो क्या इस प्रकार के जब वीडियो मीडिया में आते हैं तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए? मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातों पर ना तो विश्वास करती है, और आज वो सारे वीडियो कोर्ट के समक्ष हैं, और जैसे ही उनकी फोरेंसिक जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं प्रभा जी, बात ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अचानक से सभी मुद्दे एक साथ उठने लगे। जो पार्टी के विधायक है उनके अंदर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ माने? आप बोल रहे हैं कि 2027 सभी कार्यकर्ताओं के मन में चल रहा है, ठीक है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार आपका कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उससे तो लगता नहीं है कि 2027 में सब कुछ ठीक रहेगा। आने कौन दे रहा है इनको अपने द्वार? पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगी, आज
जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में काम किए हैं, चाहे वो नौकरी देने का काम किया हो, चाहे किसी भी स्तर पर विकास के कार्य किए, उससे कांग्रेस बहुत ज्यादा बौखला गई है। अभी कल का ही आप देख लीजिए, इनके कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेड़ जी के बेटे के साथ क्या हुआ, खुद ही उनके बेटा अपने पे, मैं कहूंगी षड्यंत्र के तहत अपने पे हमला करवाते हैं, फिर सारे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज वहां पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन फेल है, अगर 2 दिन के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़ा तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आ तो पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर तो नहीं प्रभा जी, पुलिस प्रशासन पर तो उसी दिन से सवाल उठ रहे हैं जिस दिन उधम सिंह नगर के उस सिख किसान ने आत्महत्या की थी। वीडियो सभी ने देखा था वो। नहीं देखिए पुष्पेंद्र जी, हम ये कहते हैं कि घटनाएं अगर कोई राज्य में घटित होती है तो उसके लिए हमें पुलिस प्रशासन पे भरोसा रखना चाहिए, उसकी जांच होती है, तुरंत पुलिस प्रशासन पे ही तो भरोसा रखा था उस किसान ने, लेकिन मैं रिजल्ट क्या निकला? कांग्रेस से ये पूछना चाहती हूँ कि जब घटना घटित होती है तो तुरंत ये लोग अपना ऐसे रिएक्शन देने आ जाती है कि जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाया हो। आज कांग्रेस के विधायक इनके क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ लिया है और मेरे अपने घर में साजिश रची गई है, मुख्यमंत्री ने हमारा इतना साथ दिया है, यहाँ बहुत अच्छा राज्य का है। तो ये सब ठीक है, क्या रहा है? मैं तो कहती हूँ कांग्रेस के ठीक है, ठीक है प्रभा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गरिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले नीरज कोहली जी से एक सवाल ले लेता हूं मैं। सर, अभी जिस तरीके से प्रभा जी बोल रही हैं कि पार्टी के अंदर ये चल रहा है कि 2027 में कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे चुनाव जीतना है, लेकिन स्थिति कुछ और देखने को मिल रही है। अचानक से कई मुद्दे एक साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या लग रहा है कि खुद बीजेपी विवादों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, अचानक से कोई विवाद पैदा हो जाता है। देखिए पुष्पेंद्र जी, आप उनसे 10 बार पूछेंगी तो वो पार्टी के प्रवक्ता है और हाँ। उनका धर्म भी यही है कि अपनी पार्टी को और सब चीजों को डिफेंड करना। हाँ। वो करती रही है। हाँ। लेकिन जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये वो आपने इजाद नहीं किया, हमने इजाद नहीं की है। इससे पहले अंकिता भंडारी वाले प्रकरण पे देख लें आप, कैसे एक एक करके विपक्ष हमलावर था ही सरकार के ऊपर। हाँ। लेकिन अपने किस तरह से सरकार पे मेक मीन और सरकार पे किस तरह से प्रहार कर रहे थे। आपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को देखा, उन्होंने कहा, जो इनकी पूर्व मंत्री रही है, पूर्व विधायक रही है विजया बड़तवाल, उसने बकायदा चिट्ठी लिख दी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, खुद के विधायक जो टेम्पल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया। फिर वीरेंद्र बिष्ट जो सरकार में दायित्वधारी रहे हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने सवाल उठा दिया। तो ये अनुशासन की बात करने वाले लोग अगर इनको सुझाव भी देने हैं, सरकार के साथ भी खड़ा रहना है, तो फिर पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रहना। किस तरीके से मीडिया के बीच में आके सोशल मीडिया पे ट्वीट और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आकर ये इस तरह की बात कह रहे हैं, तो ये क्या है? ये अपनी सरकार पे हमला नहीं है, अपनी सरकार को नहीं घेर रहे विपक्ष के साथ। तो विपक्ष में और इनके अपने लोगों में क्या अंतर रह गया? जबकि ये समय ऐसा है कि इस समय तो इनको 2027 की तैयारी करनी है, इनको रोड मैप बनाना है, क्योंकि 10 साल आप सरकार सत्ता में काबिज रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी आपके खिलाफ होगी। और आपने जो अच्छे काम किए, जिन उपलब्धियों का आप जिक्र करते हो, उसको रोड मैप बना के आपने लोगों के बीच में जाना। बीजेपी की रणनीति भी ये रहती है। वो तो दूर दूर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जो 27 की तैयारी की बात कर रहे हैं, वो तो दूर दूर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हो सकता है अंदर खाने की चल रही हो तो कह नहीं सकता, लेकिन जो बाहर चीजें नजर आ रही है वो तो वो है जिस पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं। और मौका यही दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को भी, और अपने लोग इनके नहीं, बिल्कुल। और सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला दोबारा से उभर कर आया और बीजेपी के खुद के नेता भी सीबीआई जांच की मांग करने लगे। एक तरफ शुरू से कहा जा रहा था कि भाई जो आरोपी हैं उनको सजा मिल चुकी है और अंकिता को इंसाफ मिल चुका है, और फिर खुद सीएम धामी सीबीआई की सिफारिश की जांच की सिफारिश करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि भाई जो चीजें हैं कुछ तो अधूरी हैं। आप पुष्पेंद्र जी देखे, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें जो लोग आरोपी थे, जो जांच में दोषी पाए गए थे, उनको आजीवन कारावास हो गया। और उसके बाद ये बात जरूर है कि वो मामला बंद हो गया था, लेकिन इस प्रदेश के लोग, विपक्ष के लोग, तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठनों के दिल में जो वीआईपी वाला जो इशू था, वो तब भी जिंदा था। लोग कहते थे नहीं, कुछ लोगों के मन में शंका थी कि जांच कहीं अधूरी रह गई है, वो थी, लेकिन वो प्रकरण बंद हो गया था। लेकिन ये जो भी चिंगारी निकली है, फिर दोबारा बीजेपी के घर से ही निकली है। जो शोला बन गई है, राठौर कौन है, वो महिला कौन है, पार्टी के तो लोग हैं, ये विपक्ष के लोगों ने थोड़ी। आपके यहाँ से चिंगारी निकली, उसको वो आग का गोला बन गई, तो इसके लिए भी इन्हीं के लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है गरिमा जी, अब आप जवाब दीजिए।
बिल्कुल, मैं नीरज कोहली जी की बात से सहमत हूँ कि राजनीतिक शुचिता की बात, अनुशासन की बात, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी होने की बात, ये बातें कौन करता था? और हिंदूवादी पार्टी होने की बात, हिंदुत्व को आगे रखने की बात कौन करता था? ये प्रभा जी किसी कारणवश तो जुड़ी होंगी ना भाजपा से, कोई तो कारण होगा जो विचारधारा ने इनको अपनी तरफ खींचा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज उसी लाइन पर है भाजपा? क्या उसी लाइन पर काम हो रहा है? तो कहीं ना कहीं जब आप आक्रमण हमारे सनातन पर करोगे, हमारे साधु संतों पर करोगे, उनके केस से, उनकी चोटी से हमारे संतों को घसीटोगे, तो कहीं ना कहीं मन आहत होगा। और आज जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो चाय पर बुलाया है, शायद कोई ख्याल आया है, इस तरह का गाना अरविंद पांडे गुनगुना रहे हैं और अचानक से ये प्रोग्राम भले ही टल गया हो पुष्पेंद्र भाई, लेकिन जो झगड़ा है, जो जूतम पैजार है, जो सिर्फ उटव्वल है, वो तो सरफेस पे आ गया। एक बात प्रभा ने कही, मैं जरूर अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ इसको कहना, कि सुरेश राठौर ने किसी वीडियो में मेरा नाम लिया। देखिए, सुरेश राठौर इतने हल्के व्यक्ति हैं कि वो कुछ भी कहीं भी कह सकते हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि ना मैं कभी उर्मिला से मिली, ना मैंने कभी उर्मिला से बात की, ना मैंने कभी चैटिंग करी। अगर, और मैं लीगल एक्शन लूंगी, अगर इस तरह की बात को वो पुष्ट होकर कहेंगे तो मैं लीगल एक्शन लूंगी और मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अगर मैं आज तक कभी भी उर्मिला के संपर्क में आई होंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अब जुबानी जमा खर्च है, अब कल को कह देंगे नीरज कोहली जी के संग, जी मैं तो ताज में बैठा था, लीला में बैठा था, तो कहने जुबान तो हम किसी की पकड़ नहीं सकते, साबित करें। और अगर प्रभा जी के पास मेरी और उर्मिला की बातचीत का ऑडियो है जिसमें ये साबित हो कि मैंने उर्मिला से बात करी है, तो वो अपने फेसबुक पेज पर लगाएं, अपने ट्विटर पर लगाएं, अपने इंस्टा पर लगाएं हमारी बातचीत को, क्योंकि मेरी अपनी सनद तो, मतलब अपनी सेंसिबिलिटी जो मेरी है, उसमें तो मेरा जितना भी जीवन काल है उसमें मैं किसी उर्मिला नाम की महिला से ना मिली हूं और ना मैंने बात की है। और कभी गलती से भी आ जाते हैं ना आपके पास अननोन नंबर आ जाते हैं, अननोन नंबर से कॉल आ जाते हैं, आप उठा लेते हैं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि अननोन नंबर से कोई। सही बात है। प्रभा जी, गरिमा जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कभी आप सिद्ध भी कर देंगे कि उन्होंने उर्मिला सनावर से बात भी की है तो राजनीति छोड़ देंगी, बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर बोल दिया। दूसरा ये कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि अभी तक पार्टी अंदर कुछ तय नहीं कर पाई है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने जो भी बात कही है वो सभी आप लोगों के मीडिया से ही आई है, और आज जो भी उर्मिला सनावर हैं, उन्होंने अपनी जितने भी उनके बयान हैं, जितने भी उनके मोबाइल हैं, पेन ड्राइव है, वो सारे के सारे उन्होंने जमा करवा दिए हैं। तो उसके बाद जब इसकी एसआईटी गठित कर दी गई है, जो भी होगा वो बाहर आएगा। तो आज कांग्रेस खुद कह रही है कि जो सुरेश राठौर है वो बहुत हल्के व्यक्ति हैं, तो अगर सुरेश राठौर इतने हल्के व्यक्ति हैं तो इन लोगों ने आज ये कह रहे हैं कि वो भाजपा के हैं। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि वो भाजपा हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये बहुत हल्के व्यक्ति हैं, मतलब ये लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो जब ये लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो ये लोग जो तथाकथित वीडियो वायरल हुए थे उनको इतनी गंभीरता से इन लोगों ने लिया, पूरे राज्य में इन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश करी। तो ये तो इनके बयानों से साफ जाहिर हो गया है कि इन्होंने केवल और केवल राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करी थी, क्योंकि इनको पता है कि इन बातों में चलिए ठीक है, सच्चाई नहीं है। ठीक है, समय की भी कमी है। गरिमा दासोनी जी आपका भी, नीरज कोहली जी आपका भी, प्रभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर खुद बीजेपी के अंदर अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है और खुद ये बीजेपी के विधायकों के द्वारा ही स्पष्ट हो रहा है कि कुछ तो अंदर खिचड़ी पकने से लगी हुई है। अब इसका असर 2027 चुनाव पर कितना पड़ेगा, और उससे पहले अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था आखिर वो कब तक हो जाएगा, क्या इसी कलह की वजह से वो भी बीच में अटका हुआ है। दूसरी तरफ विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार पर कितना हावी रहेगा, कई बड़ी बातें हैं। आने वाले समय में स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।